भारत की आज़ादी मिलने के बाद जहां हम और आप अंग्रेज़ों को याद करते हैं कि भारत में किस प्रकार अंग्रेज़ों की शासन रहा है, मगर आप केवल अंग्रेज़ों को ही याद नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में जो सरकार है, जो देश के एक नागरिक को यह भी बताना चाहते हैं कि जब भारत में आपातकाल की घोषणा किया गया था, तो उसमें किस प्रकार है जो लोगों की आवाज़ दबा दिया गया था। आपातकाल की शब्द हैं जो भले ही आप भूल सकते हैं, मगर वर्तमान में जो सरकार है जो आपातकाल की शब्द आपको कभी भूलने नहीं देंगे। आपातकाल की घोषणा किया हुआ 50 वर्ष का समय पूरा हो चुका है और इसी अवसर पर बीजेपी सरकार है जो 25 जून को देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के लोग हैं जो संविधान की हत्या कर दिए थे। इसी के चलते 25 जून को बीजेपी सरकार है जो देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाए हैं। जब भारत में इमरजेंसी की घोषणा किया गया था, तो उस समय भारत की राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। 25 जून को रात में भारत की राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद है जो इमरजेंसी के आदेशों पर दस्तखत किए थे और उसके बाद भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है जो देश की जनता के सामने आकर ये कहे थे कि भारत में आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है और इससे किसी को भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा किया गया था और यह आपातकाल की सिलसिला तकरीबन 21 महीनों तक चला था। 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल की सिलसिला इसी प्रकार है जो जारी रहा था। मगर क्या ऐसी वजह रहा कि भारत में इमरजेंसी की घोषणा करना पड़ गया? दरअसल 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसला आने के बाद देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आपातकाल की घोषणा करना पड़ गया। दरअसल साल 1971 में लोकसभा चुनाव हुए और उसमें इंदिरा गांधी है जो रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। इंदिरा गांधी है जो राजनारायण को चुनाव हराकर चुनाव तो जीत गए, मगर यहाँ पर वो राजनारायण है जो हार है जो नहीं माने। राजनारायण है जो चुनाव में धांधली को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए और उसके बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा है जो इंदिरा गांधी को निरस्त कर इंदिरा गांधी पर 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिए। उसी समय इंदिरा गांधी पर यह भी आरोप लगा था कि इंदिरा गांधी हैं जो चुनाव में वोटरों को घूस देते थे और सरकारी संसाधनों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे। कुल 14 आरोप हैं जो इंदिरा गांधी पर लगा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की फैसला आने के बाद विपक्ष है जो ये इंदिरा गांधी पर दबाव बनाना शुरू कर दिए कि इंदिरा गांधी को अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, मगर इंदिरा गांधी है जो विपक्ष को स्पष्ट तरीके से जवाब दिए थे कि हम किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे। इधर जयप्रकाश नारायण है जो इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रखे थे और विपक्ष के नेता जहां राजनीतिक से लेकर इंदिरा गांधी के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिए और लगातार है जो विपक्ष इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू किए थे। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं जो भारत की राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को भारत में इमरजेंसी की घोषणा करने के लिए यह आदेश दे दिए, जिसके बाद भारत में आपातकाल की घोषणा करना पड़ गया। आपातकाल की घोषणा होने के बाद चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, कई ऐसे विपक्ष की नेता को बिना केस, बिना मुकदमा और बिना किसी जुर्म को उठाकर जेल में डाल दिया गया। आपातकाल की घोषणा होने के बाद तकरीबन 200 ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने कुछ गलती भी नहीं किए थे और बिना केस और बिना मुकदमा के ही उनको जेल में डाल दिया गया। आपातकाल की पीछे की कहानी जाकर जानिएगा तो आपको यह भी पता चलेगा कि उस समय कोई भी व्यक्ति है जो सरकार की आलोचना करते थे तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया।
इसी अवसर पर रायपुर के रहने वाले सुहास देशपांडे हैं, जिन्होंने विस्तार से बताया है कि हमें आपातकाल की एक एक बातें हैं जो पूरी अच्छी तरीके से याद है। सुहास देशपांडे हैं जो ये भी बताएं कि तारीख 1 जनवरी था और 1 जनवरी को रायपुर जेल में कैदियों को पीटा गया था। यहाँ तक कि जेल में कैदियों के हाथ पांव तोड़ दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि जेल में कैदी हैं जो सरकार के द्वारा इमरजेंसी की घोषणा किया गया था, इसको लेकर हैं जो विरोध कर रहे थे और उसके बाद जेल में कैदियों को भी पीटा गया था। रायपुर की रहने वाले सुहास देशपांडे हैं जो आपातकाल की सिलसिला के बारे में इसकी हैं जो जानकारी दी है। मगर सवाल ये आ जाते हैं कि राजनारायण हैं जो चुनाव में धांधली को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए थे। आपातकाल के 50 वर्ष का समय पूरा होने के बाद आज भी तो चुनाव में धांधली का आरोप लग रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हैं जो सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी हैं जो ये भी कहे कि महाराष्ट्र में पहले ही मैच फिक्सिंग हो गया था। राहुल गांधी ये भी सवाल उठाए हैं कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुआ है। जिस प्रकार साल 1971 में राजनारायण है जो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव में धांधली को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाए थे, उसी तरीके से राहुल गांधी हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के दरवाजा है जो खटखटा रहे हैं। आपातकाल को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं जो ये कहे हैं कि देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था, बल्कि खतरा था इंदिरा गांधी की सत्ता पर। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं जो पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटे थे, लेकिन फिर भी भारत पर कोई खतरा नहीं था। खतरा था इंदिरा गांधी की सत्ता पर। इसी के चलते इंदिरा गांधी हैं जो भारत में आपातकाल की घोषणा करवा दिए थे। सुनिए देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो क्या कह रहे हैं। देश में महंगाई पर छात्रों के प्रदर्शन हुए थे। गुजरात में पहले महंगाई से शुरू हुई ये लड़ाई जब जेपी कूद पड़े बिहार तक पहुंची। गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन हुए, रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हुई, जगह जगह पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर विरोध के स्वर उठ गए। मोरारजी देसाई आमरण अनशन पर बैठ गए। ढेर सारी घटनाओं ने सत्ता के बहुमत के साथ चुनी हुई सरकार की कुर्सियां हिला दी थी। इनकी सत्ता की नींव को हिलाने का काम किया था। देश पर कोई खतरा नहीं था, देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था। अभी भी तो बांग्लादेश का युद्ध जीते थे। देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था, ना बाहरी था ना आंतरिक था। खतरा था तो इंदिरा गांधी की सत्ता पर था और जनता जागरूक हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमने भावावेश में जो बहुमत दिया है इसका उचित उपयोग नहीं हो सकता। संविधान हत्या दिवस मनाया गया, क्या आपातकाल लगा है, उसके बारे में वर्तमान में सरकार है जो देश के नागरिक को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग हैं जो संविधान की हत्या कर दिए थे, या फिर वो वर्तमान में सरकार है जो संविधान हत्या दिवस मनाकर इस पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आज से 50 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं जो आपातकाल की घोषणा किए थे, तो यह आपातकाल की घोषणा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है। मगर 50 सालों बाद वर्तमान में सरकार है जो संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, तो ये संविधान हत्या दिवस किस मंसूबे से मना रहे हैं? क्या ये सवाल सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए कि सरकार है जो देश के नागरिक को आपातकाल के बारे में बताना चाहते हैं या फिर उस पर अपनी राजनीति कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार पर ही संविधान की हत्या करने का आरोप लगता है। सीतापुर जिले में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दिहाड़े हैं जो गोली मारकर हत्या कर दिया गया। पत्रकार की हत्या होने का मतलब है कि संविधान की हत्या हुआ है। वर्तमान की सरकार में ही पत्रकार की हत्या कर दिया जाता है, मगर सरकार है जो संविधान हत्या दिवस मनाने में लगे हुए हैं। 25 जून को बीजेपी की तरफ से संविधान हत्या दिवस मनाया गया।
मगर कांग्रेस भी इसको लेकर सरकार की खूब है जो आलोचना किया गया है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से जयराम रमेश हैं, उनका इस प्रकार है जो बयान आया है, जो उनका बयान काफ़ी लंबा चौड़ा है। जयराम रमेश हैं जो इसमें ये भी दावा किए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी 400 सीट इसलिए मांगते थे क्योंकि बीजेपी पार्टी है जो भारत की संविधान बदलना चाहते थे। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा किया गया था, तो उस समय कम से कम 200 वैसे पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। आज भी ऐसा लगता है कि भारत में कहीं न कहीं आपातकाल की सिलसिला है जो दिखाई देती है, मगर इस बार ऐसी आपातकाल की सिलसिला दिखाई देती है कि पत्रकारों को जेल में नहीं डाला गया है, बल्कि पत्रकार हैं जो सरकार की गोद में जाकर बैठ गए हैं। गोदी मीडिया के नाम सुने होंगे, अक्सर ही सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया को लेकर जिक्र होती रहती है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से जयराम रमेश जो उन्होंने एक और अपने तरफ से बयान ये दिए हैं कि जितने भी मीडिया हैं जो टैक्सपेरेंसी के पैसे से चलते हैं और वो लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं और केवल विपक्ष को गाली देते हैं। यानी कि जयराम रमेश जो ये कहें कि मीडिया है जो टैक्स के पैसों से चलता है और उसमें मीडिया है जो केवल विपक्ष को गाली देते हैं। जयराम रमेश जो संविधान दिवस पर उन्होंने अपना ये दावा किए हैं। वहीं पर वो कांग्रेस पार्टी के तरफ से खड़गे जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो ये दावा किए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश से लेकर विदेश भी घूम रहे हैं, मगर मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर में सरेआम है जो संविधान की धज्जियां उड़ रही है, मगर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। सुनिए कांग्रेस पार्टी के तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो क्या कह रहे हैं। मणिपुर तो जल रहा है, और मणिपुर जब जल रहा है वहां क्यों नहीं जा रहे आप? देश के अंदर इतने बड़े संकट है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, और कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जे उड़ाए जा रहे हैं, गवर्नर रूल लाए, सब चीजें तुम्हारे आंखों के सामने संविधान को धज्जे उड़ाने का, संविधान के खिलाफ काम करने का आप ही कर रहे हो। और आप आज तक सारे देश घूमे, विदेश घूमे, लेकिन आज तक मणिपुर को क्यों नहीं लिए? क्या डर रहे हैं आपको? क्या वहां के सिटीजन्स नहीं है? मणिपुर को लेकर हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी के तरफ से सवाल उठाया गया है। वहीं पर वो कांग्रेस पार्टी के तरफ से सुप्रिया सुले हैं जो ट्वीट कर ये भी बताया है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 ट्वीट हैं जो इमरजेंसी पर किए हैं, लेकिन मणिपुर पिछले 2 सालों से जलते हुए मणिपुर पर ट्वीट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पर मणिपुर को लेकर हमेशा से ही सवाल उठाया गया है। वहीं पर वो सरकार है जो 50 साल बीती बातों को याद किए हैं कि किस प्रकार है जो संविधान की हत्या कर दिया गया था, और सरकार है जो संविधान हत्या दिवस मनाया है। मगर सरकार को अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे ऊपर भी संविधान की हत्या करने का आरोप लगा है। सरकार को ऐसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि फिर कभी आपातकाल की जरूरत न पड़े, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो आपातकाल की घोषणा किए थे, ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या हुआ था। मगर सरकार है जो बीती बातों को याद कर रहे हैं, और इसमें केवल ऐसा लगता है कि सरकार इस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ भी उठाना चाहते हैं। चंडीगढ़ की मेयर की चुनाव है जो आपको याद होगा, उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की वोटों को अवैध बता दिए थे, जिसके बाद यह मामला है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद भले ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन क्या विपक्ष है जो यह मानने के लिए तैयार है कि महाराष्ट्र में स्वतंत्र तरीके से चुनाव हुआ है?
लगातार है जो ये सवाल उठाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुआ है, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है?